हेलो नमस्कार। मुगल कालीन प्रशासन को हम लोग देख रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय प्रशासन के बारे में पूरे डिटेल में आपको पिछली वीडियो में मैं बता चुका। अब हम देखते हैं प्रांतीय प्रशासन कैसा चलता था और उनके कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे, उनका वर्क क्या था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का विभाजन जो था प्रोविंशियल में यानी सूबों विभाजन, सूबे, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं। सूबे या प्रांत में था। प्रांत के बाद जो है सूबे सरकार में, सरकार या जिले, ठीक है। और सरकार परगना या महाल में विभाजित है। परगना या महाल में विभाजित थे। और इसके नीचे जो होते थे सबसे छोटी इकाई ग्राम या गांव, ठीक है। गांव को मबदा या दीह भी कहते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। गांव को मबदा या दीह भी कहते थे। और मबदा के अंतर्गत जो है छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। नागला, इनसे जो छोटे बस्ती होते थे, अभी भी अपना लोग देखते होंगे जो गांव में 4-5 बस्ती होते हैं, बस्ती मिलकर के गांव बनते हैं, तो बस्ती टाइप के जगह को नागला कहा जाता था। नागला, क्लियर बात। और एक चीज इस कड़ी में जो है देखने को जो मिला है प्रशासन की कड़ी में, शाहजहां के शासन काल में सरकार और परगना के मध्य चकलाना नाम की एक नई इकाई स्थापना हुई थी। सरकार और परगना के मध्य एक चकलाना नाम की एक नई इकाई स्थापना की थी शाहजहां के काल में। ये चीज ध्यान रखिएगा, शाहजहां के द्वारा जो है ये कार्य किया गया था, ठीक है। अब एक नजर, वैसे पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, एक नजर जो है ये देखना है जो सूबे और प्रांत के बारे में। जो मुगल साम्राज्य जो था ये सूबों में बटा हुआ था। तो प्रमुख सर्वोच्च अधिकारी जो सूबे में होते थे, प्रमुख या सर्वोच्च अधिकारी ये सिपह सालार या सूबेदार होते थे। सिपह सालार या सूबेदार, सबके बारे में जानेंगे अभी। और सूबा जो था ये जिले में विभाजित थे। तो जिले में जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे, ये सर्वोच्च अधिकारी फौजदार होते थे। और सरकार जो था ये परगना में विभाजित था। तो परगना के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे वो सिकदार होते थे। और परगना गांव से मिलकर बनता था। तो गांव के जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे उसको मुकद्दम, चौधरी या खुद बोलते थे। गांव के सर्वोच्च अधिकारी को मुकद्दम चौधरी या कहीं कहीं पे
खुद भी बोलते थे। ठीक, एकदम धीरे धीरे देखते चलिए। अब हम बात करते हैं जो मुगल कालीन सूबे, किसके पीरियड में कितना सूबे था। हेडिंग डालिए मुगल कालीन सूबे। मुगल कालीन सूबे। शासक में अगर अकबर की बात करें, अकबर की, तो अकबर ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। 12 सूबा, 12 सूबे में विभाजित किए थे। अंतिम समय में दक्षिण भारत के बरार खानदेश और अहमदनगर इसको भी जीतकर सूबा में शामिल कर दिया था। तो कितना हो गया, बरार प्लस खानदेश प्लस अहमदनगर, टोटल मिलकर के 15 सूबे हो गए अकबर के काल में। ठीक है। अगर अकबर के बाद जहांगीर के काल में 15 सूबे रहे, वही वाला। लेकिन इसमें एक काम हुआ है। क्या काम हुआ है? इन्होंने जो है, जहांगीर जो है ये कांगड़ा को जीतकर लाहौर में मिला देता है। लाहौर में, देखो कैसे माइंड, लाहौर में मिला देता है। लाहौर में मिलाया। सूबों की संख्या तो उतना ही रहा। अकबर, जहांगीर के बाद शाहजहां के काल में जो है, शाहजहां के काल में सूबों की संख्या हो गया 18। इन्होंने जो है कश्मीर, अब 18 हुए, 18 सूबे, तो कौन कौन जुड़ेगा? इन्होंने जो है कश्मीर प्लस थट्टा और प्लस उड़ीसा को स्वतंत्र सूबा बना दिया। तो शाहजहां के काल में सूबों की संख्या कितना हो गया? ये तीनों मिल गया तो 18 सूबे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो औरंगजेब की बात करते हैं। तो औरंगजेब के टाइम में सूबे जो है टोटल 20 हो गए हैं। 20 सूबे। ये 20 सूबे में कौन कौन आ जाएगा? 2 सूबे जुड़ गए थे इसमें, बीजापुर, ये बीजापुर जो है 1686 में, बीजापुर 1686 में, और 1687 में गोलकुंडा 1687 में जुड़े थे। तो ये टोटल हो गया औरंगजेब के टाइम में टोटल 20 सूबे। अब हम बारी बारी से इनके जो हैं सूबे के अधिकारी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ये जो अधिकारी की जहां तक बात करें तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, सूबे के
सूबे के अधिकारी जो थे, ये इनमें नाम आता है पहला सूबेदार का, सूबेदार, इसके बाद प्रांतीय दीवान, प्रांतीय दीवान, उसके बाद बख्शी का, बख्शी, और एक नाम आता है सद्र, सद्र ए काजी, सद्र ए काजी का। ठीक है। अब सूबेदार की हम लोग अगर बात करें, सूबेदार ये मुगल काल में प्रांतों के प्रमुख को गवर्नर सिपाह सलार जो है, अकबर के समय में इसी को सूबेदार को सिपाह सलार भी बोलते थे, साहिब सुबा या सूबेदार कहा जाता था। यानी इनके कौन कौन नाम आ गए? इनके नाम जो है सिपाह सलार, सिपाह सलार ये अकबर के टाइम में, सिपाह सलार या साहिब सुबा, एक मिनट यार, साहिब सुबा भी बोलते थे इन्हीं को। सूबेदार की नियुक्ति जो है ये बादशाह द्वारा की जाती थी। नियुक्ति बादशाह के द्वारा किया जाता था। और इसके प्रमुख कार्यों की अगर बात करें तो ये प्रांतों में शांति स्थापित करना इसका प्रमुख कार्य था, बादशाह की आज्ञाओं का पालन करवाना, राज्य करों की वसूली में सहायता करना, इस प्रकार के काम ये करते थे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि सूबेदार प्रांतों में सैनिक और प्रांतों में सैनिक प्लस असैनिक और सैनिक दोनों तरह के कार्यों का संचालन करता था। दोनों तरह के कार्यों का संचालन करता था। मुगल काल में सूबेदारों की किसी राज्य से संधि करना या सरदारों को मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब अगर अपवाद के रूप में गुजरात को ले सकते हैं। गुजरात के सूबेदार टोडरमल को अकबर ने ये सुविधाएं दे रखी थी। तो टोडरमल की अगर जब बात आएगा तो अपवाद में टोडरमल को रखिए, अपवाद में टोडरमल है, टोडरमल, क्योंकि इसको जो है टोडरमल को अकबर जो है गुजरात में मनसब प्रदान करने का अधिकार दे रखा था। उनके प्रमुख सहायक दीवान जो है बख्शी, फौजदार, कोतवाल, काजी, अमील, बितिकची, पोतदार, वकिया नवीस, ये सभी होते हैं। सबके बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। ये सब इनके सहायक होते हैं। ठीक है, ये हो गई बात आपकी सिपह सलार की। ठीक है, तो अच्छा, अपवाद वाला ये बात तो हम लिखे ही नहीं यहाँ पे। जो संधियां या मनसब, संधि प्लस मनसब का अधिकार इनके पास नहीं था। अपवाद में टोडरमल को ये अधिकार, संधि और मनसब प्रदान करने का अधिकार दिया गया था। किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। संधि किससे? राजपूत से। तो ये बात कर लिए हम लोग सूबेदार की। अब यहाँ पे प्रांतीय दीवान की भी बात कर लेते हैं। प्रांतीय दीवान की पेन चेंज कर देते हैं क्योंकि गजपट। प्रांतीय दीवान शाही दीवान के अनुरोध पर ही जो है बादशाह द्वारा प्रांतीय दीवान की नियुक्ति की जाती थी। और यह जो है प्रांतीय गवर्नर के अधीन न होकर के सीधे शाही दीवान के प्रति जो है जवाबदेह होता है। जवाबदेह, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। ठीक है। और प्रांत का जो राजस्व विभाग था, प्रांत का राजस्व विभाग यही देखते थे। एकाधिकार था इसका। दीवान जो है प्रायः सूबेदार का प्रतिद्वंदी होता था। वे एक दूसरे पर कड़ी नजर रखते थे।
ताकि दोनों में कोई शक्तिशाली न बन सके। सूबे में विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई थी। इसके अगर दीवान की प्रमुख कार्य की बात करें तो महलों से राजस्व एकत्र करना, राजस्व विभाग था तो राजस्व एकत्र करना तो था ही, राजस्व एकत्र करना, प्लस इसके और काम भी थे। रोकर बही और रसीदों के हिसाब का लेखा जोखा करना, प्रांत के अधिकारियों का वेतन निर्धारित करना और बांटना, वेतन देना, अधिकारी को वेतन देना, ठीक है। उसके बाद वेतन देना प्लस लेखा जोखा रखना, ये सब इनके कार्य थे। दीवान और गवर्नर में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि गवर्नर कार्यकारिणी का प्रधान होता था और दीवान जो है ये प्रांत के राजस्व विभाग का प्रधान होता था ये, ठीक है। क्लियर बात। चलिए, सूबेदार प्रांतीय दीवान की बात कर दिए। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बख्शी को देख लेते हैं। बख्शी देखिए, बख्शी की जहां तक बात करें, आपको मैंने केंद्रीय प्रशासन में पढ़ा चुके हैं मीर बख्शी के बारे में। तो बख्शी की नियुक्ति जो है शाही मीर बख्शी के अनुरोध पर, मीर बख्शी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मीर बख्शी के अनुरोध पर जो है बादशाह द्वारा की जाती थी। इसके अनुरोध पर मीर बख्शी के अनुरोध पर। किसके द्वारा? बादशाह द्वारा नियुक्ति की जाती थी। अनुरोध पर बादशाह द्वारा नियुक्ति, ठीक है। बख्शी का मुख्य कार्य सूबे की सेना का देखभाल करना था। प्रांतों में सैनिक की भर्ती करना, सैनिक टुकड़ी का अनुशासित रखना, घोरों दागनों की प्रथा नियमों का लागू करवाना, यानी कह सकते हैं जो भी सैनिक से सूबे की सेना का देखभाल, सेना संबंधित, सूबे की सेना से संबंधित सभी कार्य, सेना से संबंधित कार्य, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बख्शी बकिया निगार के रूप में प्रांत में घटने वाली सभी घटनाओं की जानकारी बादशाह को देता था। यह भी ध्यान रखिएगा, बकिया निगार के रूप में, यह भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज मीर बख्शी और बख्शी में अंतर जो था बस इतना ही था कि अंतर तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जो प्रांतीय बख्शी सेना का वेतन वितरण का कार्य भी करता था। प्रांतीय बख्शी जो थे, ये बख्शी ये सूबे की सेना से संबंधित सभी कार्य देखते थे, मतलब उसका वेतन वितरण भी करता था, ये वेतन वितरण भी करता था। जबकि मीर बख्शी सेना का वेतन अधिकार नहीं होता था उनके पास। केंद्र में वेतन वितरण का कार्य जो है दीवान ए, प्रांत में वेतन वितरण का कार्य बख्शी ही कर रहा है, लेकिन केंद्र में जो है मीर बख्शी को करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे कर रहा है, इस यहाँ पे वेतन वितरण का कार्य जो है केंद्र में जो है कौन करते थे? तो केंद्र में दीवान ए तन करता था। दीवान ए तन के द्वारा यह कार्य किया जाता था। नेक्स्ट जो है वो सद्र ए काजी, सद्र ए काजी, सद्र ए काजी।
सदर ए काजी, ये प्रांतीय स्तर के विवादों में न्याय करने वाले सदर ए काजी की नियुक्ति शाही काजी की नियुक्ति पर की जाती थी। मतलब सदर ए काजी की नियुक्ति जो है, नियुक्ति शाही काजी के अनुरोध पर की जाती थी। और यह जो है प्रजा के नैतिक चरित्र और इस्लाम धर्म के कानूनों के पालन की व्यवस्था करता था और काजी की दृष्टि से न्याय करता था। मेन इनके, यानी आप कह सकते हैं अगर इनके बारे में एक लाइन लिखना रहे तो प्रांतों में न्याय और धार्मिक विवादों की सुनवाई का कार्य। प्रांतों में न्याय प्लस धार्मिक विवाद विवादों की सुनवाई करना इनका प्रमुख कार्य रहता था। ठीक है, क्लियर बात। ये हो गई सूबे की बात। अच्छा, एक नाम आता है हालांकि कोतवाल का। कोतवाल की नियुक्ति जो है मीर अतीसी के अनुरोध पर किया जाता था। लिख लीजिए कोतवाल, इसकी नियुक्ति मीर आतिश के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार करती थी। मीर आतिश के अनुरोध पर, मीर आतिश के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अनुरोध पर सेंट्रल गवर्नमेंट करते थे, केंद्रीय सरकार करती थी। और यह जो है इनका जो कार्य होता था मेनली, ये राजधानी तथा बड़े नगरों में कानून और व्यवस्था की देखभाल करता था। यह नगर में घटने वाली समस्त घटनाओं के प्रति उत्तरदायी होता था। अपराधियों को दंड देने में असमर्थ होने पर कोतवाल को हर्जाना भी भरना पड़ता था। ये भी ध्यान रखिएगा। यानी राजधानी, सूबे की राजधानी प्लस बड़े बड़े नगरों में कानून व्यवस्था का देखभाल करना इनका प्रमुख कार्य होता था। ठीक है, और बताए भी जो हर्जाना भी भरना पड़ता था इसको, असमर्थ अगर ये होगा तो ये बात कर लिए हम लोग प्रांत के सूबे के बारे में। अब बात करते हैं जिला सरकार का प्रशासन। एक मिनट। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, या ऐसे लिखिए सरकार या जिला का प्रशासन। पेन का ये मजबूरी है। सरकार या जिला का प्रशासन, ये मुगल काल में सरकार या जिले में जो है फौजदार, आमिल, कोतवाल, काजी, ये सब महत्वपूर्ण अधिकारी थे। महत्वपूर्ण अधिकारी में फौजदार, अमलगुजार, बितिकची और खजानदार, ये सब प्रमुख अधिकारी थे। फौजदार की अगर मैं बात करूं तो फौजदार जो है ये सरकार के प्रमुख अधिकारी को फौजदार कहा जाता था। प्रमुख अधिकारी थे ये।
और जिले के प्रधान सैनिक अधिकारी के रूप में भी कार्य करने के कारण जो है इसे, उसके पास सेना की एक टुकड़ी भी रहती थी और इसका मुख्य कार्य जो है कानून और व्यवस्था को बनाए रखना रहता था जिला लेवल पे, और राजस्व वसूली में अमल गुजार की सहायता करना भी इनका रहता था काम। ठीक है। अब अमल गुजार जो थे, अमल गुजार ये सरकार का प्रमुख राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी किस लेवल पे? तो सरकार के लेवल पे, जिले लेवल पे राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करने वाला अधिकारी था। और भूमि से लगान एकत्र करना, कृषि भूमि का विस्तार करना इसका प्रमुख कार्य था। और अमल गुजार को आय व्यय की वार्षिक रिपोर्ट शाही दरबार में भेजनी पड़ती थी। ठीक है। तो मेनली जो है भूमि से संबंधित, भूमि संबंधित कार्य भी देखते थे। ठीक है। अगर मान लीजिए कोतवाल नहीं रहता है, कोतवाल की अनुपस्थिति में इसे न्यायिक कर्तव्यों का भी निर्वाह करना पड़ता था। ठीक है। मतलब अभी भी सीओ से आप कंपैरिजन इसको कर सकते हैं अमल गुजार को। बितिकची की बात करें अगर, बितिकची ये अमल गुजार के सहयोगी के रूप में कार्य करता था और जो सरकार के राजस्व प्रणाली का दूसरा अधिकारी कह सकते हैं आप। ये भी राजस्व अधिकारी ही थे लेकिन इससे छोटे पोस्ट होते थे। और इसका प्रमुख कार्य जो है कृषि से जुड़े हुए कागजात और आंकड़े एकत्र करना, भूमि की पैमाइश, उपज का निर्धारण तय करना, मेनली जो है ये अमल गुजार की सहायता करता था। अमल गुजार का सहायता करता था, सहायक था, एक अमल गुजार का सहायक, सहायता करने वाला। ये खजानदार जो था यह सरकार का खजांची था, सरकार का खजांची। खजांची। और ये जो थे खजानदार ये अमल गुजार के अधीनता में कार्य करता थे। मतलब यहीं पे लिख देता हूं, अमल गुजार, अमल गुजार के अंडर ये कार्य करते थे। सरकारी खजाने की सुरक्षा करना जो है इसका मुख्य कार्य था। सरकारी खजाने की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना इसका मुख्य कार्य था। ठीक है। ये हो गई सरकार। जिला लेवल पे प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी थे उनके बारे में। ठीक है। अच्छा, एक और काजी ए सरकार भी होते थे। ये न्यायिक कार्य करता था और औरंगजेब के काल में जजिया और जकात करों की जो है ये वसूली करता था। काजी ए सरकार ये औरंगजेब के काल में मेनली ज़्यादा ये प्रचलन में आ गया था क्योंकि जजिया कर जो है यही वसूली करता था। ठीक है। तो ये हो गई जिले लेवल पे। अब हम बात करते हैं परगना लेवल पे। ठीक है। परगना लेवल पे परगना का जो प्रशासन था उनके जो अधिकारी थे तो वो उसमें अगर बात करें तो प्रमुख अधिकारी सिकदार, सिकदार, आमिल, कानूनगो, कानूनगो, फौजदार, कारकुन, इन सब का नाम आता है। परगना का प्रशासन, परगना का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परगना। मुगल काल में सरकार का विभाजन जो है परगने, अच्छा महाल भी बताया, जो परगने को महाल भी कहा जाता था, इसमें किया गया था। इसमें अधिकारी जहां तक सिकदार जो होते थे, सिकदार यह परगने का प्रमुख अधिकारी, परगने लेवल पर प्रमुख अधिकारी। ठीक है। अधिकारी। और
तो इनका परगने लेवल पे मेनली जो प्रमुख अधिकारी है, तो इसका काम जो है शांति व्यवस्था स्थापित करना, साथ ही अपराधियों को दंडित करना है भी इनका कार्य था। राजस्व की वसूली में जो है किसका, जिस तरह से अमल गुजार को सहयोग कौन करता था, फौजदार, इसी तरह से इसको भी, आमिल को भी सहयोग करता है सिकदार। किसमें, राजस्व की वसूली में। आमिल का मुख्य कार्य क्या, राजस्व का निर्धारण करना और वसूलना, राजस्व से संबंधित सभी कार्य, राजस्व वसूली करना, राजस्व वसूली प्लस निर्धारण। आप लोग लिखिएगा तो राजस्व निर्धारण फिर वसूली, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और आमिल का मेनली यही कार्य रहता था। और ये जो थे गांव के कृषकों से जो है डायरेक्ट संबंध बनाना होता था इसको। इसे जो है आमिल को एक और नाम से जाने जाते थे, मुंसिफ के नाम से भी जाना जाता था, मुंसिफ, मुंसिफ के नाम से जाने जाते थे। और ये प्रत्यक्ष संबंध, कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध, कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध रहता था इसका, ठीक है। आमिल के बारे में देख लिए। कानूनगो जो थे, कानूनगो यह परगने का पटवारियों का अधिकारी होता था, जैसे पटवारी लेवल का है ना अभी भी, उस टाइप से पटवारी। इसका जो मेन कार्य था, पटवारी की बात किए तो पटवारी क्या करता है भाई, भूमि सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण प्लस राजस्व वसूली करना, इनको आमिल को सहयोग करेगा ये, ठीक है। फौजदार, फौजदार जो है ना, यहाँ पे जो खजानदार थे, खजांची जो होते थे सरकार में, खजांची, उसी का यहाँ पे परगना लेवल पे फौजदार था। फौजदार ये परगने के खजांची, खजांची थे, मैं लिख दे रहा हूं, खजांची, खजांची थे ये परगने लेवल पे। और कारकुन जो थे ये क्लर्क थे, क्लर्क, लिपिक के रूप में कार्य करता था, ये क्लर्क के रूप में कार्य करता था कारकुन, ठीक है। तो ये हो गई बात किस लेवल पे, परगना लेवल पे, ठीक है। कानूनगो जो होते थे ये तो पटवारी के प्रधान होते थे, पटवारी सब होते थे, उन सब में प्रधान जो होते थे उसको कानूनगो बोलते थे, ये ध्यान रखिएगा। हम पटवारी लिख दिए, ऐसा पटवारी से कंपेरिजन मत कीजिए, पटवारियों के प्रधान। परगना के बाद जो हम लोग बात करेंगे अब आते हैं गांव पे, ठीक है। चलिए गांव पे, गांव, गांव, विलेज। गांव प्रशासन की सबसे निचली इकाई है, प्रशासन की सबसे निचली इकाई है। और मुगल शासक जो है गांव को एक स्वायत्त संस्था मानते थे, स्वायत्त संस्था, स्वायत्त संस्था। और इसके प्रशासन का उत्तरदायित्व जो है मुगलों के अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, खुद ग्राम पंचायतों में ही अपनी गांव की सुरक्षा, सफाई और शिक्षा की देखभाल करती थी। और गांव का मुख्य अधिकारी जो था, मुख्य अधिकारी ये प्रधान होता था, मुख्य अधिकारी ये प्रधान होते थे, ठीक है। और इस प्रधान को खुद, प्रधान को, गांव का जो प्रधान होता था इसे खुद, क्या क्या नाम होता है देखिए, खुद भी बोलते थे, मुकद्दम भी बोलते थे, मुकद्दम, मुकद्दम के बाद चौधरी, 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 इन सब नामों से भी पुकारा जाता था। इसके प्रमुख सहयोगी के रूप में पटवारी कार्य करता था,
प्रधान के सहयोगी के रूप में जो है, सहयोगी इनके कौन होते थे? प्रधान के सहयोगी के रूप में पटवारी काम करता था। पटवारी काज करता था और वही जो है ग्राम स्तर के लेखा जोखा रखता था। ग्राम स्तर का लेखा जोखा, ग्राम स्तर पर लेखा जोखा का कार्य रहता था। लेखा जोखा, ठीक है। मेनली मैंने सारे कुछ आपको बता ही दिया प्रशासन से रिलेटेड। अच्छा, एक वर्ड आप सुनिएगा, खिल्लत। खिल्लत, या ये एमपीपीसीएस में पूछ लिया था, खिल्लत या कहीं कहीं पे खियलत ऐसे भी रहा था, खियलत। ये जो है ना, ये खिल्लत, यह एक समान पोशाक थी। सम्मान पोशाक मतलब सम्मानित करने के लिए सम्मान पोशाक। और इस पोशाक की कहानी जो है महाराणा प्रताप से भी जुड़ता है। सम्मान पोशाक था और इसे बादशाह विशेष अवसर पर जो है पहनता था। अकबर ने अपने दूत भगवंत दास के साथ महाराणा प्रताप के लिए जो है खिलत पोशाक भेजी थी और जिसे महाराणा प्रताप ने अकबर के सम्मान में पहना भी था। ठीक है, आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो लंबा चला गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।